अस्सलाम वालेकुम। 2022 के एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक YouTube के 2 बिलियन यूज़र्स हैं। इसका मतलब है कि 8 बिलियन की आबादी में 1/4 YouTube पर मौजूद होती है। YouTube पर हर एक मिनट में 500 घंटे की वीडियोस अपलोड की जाती है और ये स्टेटिस्टिक्स सिर्फ YouTube के हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर या एक्स इसके अलावा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मालूमात आपके पास इतनी तेज़ी से और इतनी बड़ी मकदार में पहुँचे तो इससे ना सिर्फ ख़बरें और इन्फॉर्मेशन धुंधली पड़ जाती है बल्कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पर भी असर पड़ जाता है। किसी ने अगर कोई ख़बर या कोई बात हमसे छुपानी होती है तो इन्फॉर्मेशन के इतने बड़े अंबार में इसको छुपाना उनके लिए बहुत आसान बन जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम वक्तन फ़ोक्तन अपनी मेमोरीज़ रिफ़्रेश करते रहे और सिर्फ फैक्ट्स के साथ करते रहे। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. 9/11 11 सितंबर 2001 को किया जाने वाला वो टेररिस्ट अटैक जिसने पूरी दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी। इस हमले में ना सिर्फ 3000 बेगुनाह अमरीकी शहरी अपनी जान से गए बल्कि इन द आफ्टरमैथ मुख्तलिफ ममालिक में लाखों की तादाद में बेगुनाह लोग मार दिए गए। 9/11 शायद दुनिया का वो वाहिद टेररिस्ट अटैक था जिसने लिटरली दुनिया के हर शहरी की ज़िंदगी पर असर डाला। आज अगर आप एयरपोर्ट अपनी फ़्लाइट से 3 घंटे पहले जाते हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि ये 9/11 के अटैक्स की वजह से और 2001 के बाद से शुरू हुआ है। एक ऐसे वाक़ये के बाद बड़ी नेचुरल एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड। लेकिन हैरत की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। आज भी काफ़ी सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मौजूद होने के बावजूद हमसे छुपाए गए हैं और चूँकि ये जवाबात पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ने जन्म लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि 9/11 का अटैक सिरे से हुआ ही नहीं था, ट्विन टावर्स के साथ कोई जहाज़ टकराया ही नहीं था बल्कि इस पर एक मिसाइल हमला हुआ था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कि इनसाइड जॉब थी, CIA ने खुद कराया था ये हमला। और कुछ लोग कहते हैं कि 11 सितंबर के दिन 4000 यहूदी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करते थे वो जॉब पर नहीं गए थे। इस तरह की काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है जो कि गर्दिश करती रहती है और वक्तन फ़ोक्तन मंजर आम पर आती है। मैं आप लोगों के साथ थ्योरीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जो कि बाकायदा तौर पर FBI, अमेरिकन पुलिस, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और मेन स्ट्रीम मीडिया में डॉक्यूमेंटेड है और उसके बावजूद ये इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई जाती है। 9/11 को 4 जहाज़ हाईजैक हुए थे लेकिन हमारी आज की स्टोरी पहले 2 जहाज़ों पर फोकस्ड है, वो 2 जहाज़ जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में क्रैश कर दिए गए थे। 11 सितंबर 2001 की सुबह 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 बॉस्टन से टेक ऑफ करती है लॉस एंजलिस जाने के लिए। 8:15 पर इसी एयरपोर्ट से यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट 175 भी लॉस एंजलिस जाने के लिए टेक ऑफ करती है। 8:19 पर ग्राउंड स्टाफ को इतला आ जाती है कि फ़्लाइट 11 को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class, and I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. इसके बाद 8:37 पर कंट्रोल टावर को ये कंफर्म हो जाता है कि फ़्लाइट 11 को हाईजैक किया जा चुका है और इसका रुख भी मोड़ दिया गया है। 8:37 पर ही कंट्रोल टावर US आर्मी और एयरफोर्स को इन्फॉर्म कर देती है। 8:46 पर यानी अपनी टेक ऑफ के 47 मिनट के बाद बदकिस्मत फ़्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया जाता है। इसके बाद 9:03 पर यानी पहली क्रैश के 17 मिनट बाद फ़्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया जाता है। sides of tower number 1, and that is the only building it's exploding right now, Tommy. We're seeing
Another Apparently, that plane. was another plane. We have. जब तक फ्लाइट 175 ने साउथ टावर को हिट नहीं किया था, यानी कि 9:03 तक, अमरीकी मीडिया में ये खामख्यालियाँ की जा रही थी कि शायद कोई छोटा जहाज़ गलती से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जा टकराया है। उस वक्त तक किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये एक दहशतगर्दाना हमला है या इस हमले के पीछे कौन शामिल है। Welcome back to Good Day. These are live pictures for you right now. A tragic accident apparently has just happened in New York City. A plane has crashed right into the World Trade Center. You can see the smoke and the flames coming out of the shattered window. दूसरे जहाज के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने के बाद मीडिया ने दहशतगर्दी की बातें शुरू कर दी, टेररिस्ट अटैक की बातें शुरू कर दी, लेकिन फिर भी किसी को ये इल्म नहीं था कि ये हमला किसने किया है या क्यों हुआ है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहला जहाज टकराता है तो सारे न्यूयॉर्क की नज़रें एक ही तरफ देख रही होती है। न्यूयॉर्क की एक रिहायशी खातून मारिया, वो दूरबीन उठाकर अपने अपार्टमेंट की बालकनी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये नज़ारा देख रही होती है। ऐसे में उसकी नज़र अपनी अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है जहां पार्किंग में एक वैन खड़ी होती है और उस वैन की छत पर 3 अफराद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। हंसी मजाक चल रहा होता है, हाई फाइव किया जा रहा होता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे लग रहा होता है जैसे वो बड़े खुश हो। मारिया को ये मंजर बड़ा अजीब लगता है और वो वैन का नंबर नोट करके पुलिस को कॉल कर देती है। I grabbed my binoculars and I could see the towers from my window, and this is where I'm looking, and all of a sudden down there I see this van park, and I see 3 guys on top of the van, and I could see that they were like happy, they didn't look shocked to me, they didn't look shocked. इसी दौरान पुलिस को और भी काफ़ी सारी कॉल्स मौसूल हो जाती है इन लोगों के बारे में। ये तस्वीरें खींचते, हाई फाइव करते और नाचते हुए अफराद, जब इनको महसूस होता है कि इनको नोटिस कर लिया गया है तो ये वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। आई विटनेसेस जब बाद में पुलिस को इन अफराद के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि हुलिये से ये लोग अरब या मिडल ईस्टर्न लगते थे, तो एकदम से पूरे न्यूयॉर्क में इनकी वैन की तलाश शुरू कर दी जाती है। उसी दिन 4 बजे के आसपास एक रोड ब्लॉक में इनकी वैन को रोका जाता है और वैन से 5 अफराद हिरासत में लिए जाते हैं। A major terrorist manhunt began, and just 6 hours after the attack, the van was stopped at a roadblock by patrolman Scott DiCarlo. We were asked to detain the van and the passengers. They were just removed from the vehicle, patted down for safety precaution, and detained. अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर के मुताबिक जब इनको रोका गया तो वैन के ड्राइवर ने उससे कहा, हम इसराइली हैं, हम तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला हमारा मसला है, फ़लस्तीनी असल मसला है। Once the FBI arrived, one of them stated that they were on our side, something to that effect. According to the police report of the incident, Sivan Kurzberg told Officer DiCarlo, "We are Israeli. We are not your problem. Your problems are our problems. The Palestinians are the problem." पुलिस को वैन से वायर कटर्स, कुछ कैश, कुछ पासपोर्ट्स और कैमरे मिलते हैं और FBI आकर इन 5 अफराद को अपनी तहवील में ले लेती है। ये 5 अफराद कौन थे? सिवान कर्जबर्ग, उसका भाई पॉल कर्जबर्ग, यरोन श्मेल, ओदेद एलनर और उमर मारमारी। इनिशियली मीडिया ने इनको डांसिंग इजराइलीज का लक़ब दिया। FBI की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आती है कि इन 5 में से 2 इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए मुख्तलिफ ममालिक में काम करते रहे हैं और न्यूयॉर्क में ये 5 अर्बन मूविंग में मुलाजिम थे। They lied to the police about where they had been that morning. They were carrying plane tickets for immediate departure to different places around the globe. The FBI confirmed that 2 of the men had ties to Israeli intelligence. FBI ने अर्बन मूविंग के ऑफिसेस पर भी छापा मारा, वहां से उनके कंप्यूटर्स और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिन बाद जब FBI दोबारा अर्बन मूविंग के ऑफिसेस आई तो उनको पता चला कि कंपनी का इसराइली ओनर ऑलरेडी अमेरिका छोड़कर इसराइल फरार हो चुका है। The owner of the Urban Moving Systems company that had employed them, Dominic Suter, was investigated by the FBI too. They concluded that Urban Moving may have been providing cover for an Israeli intelligence operation and even seized records and computer systems from the company's offices. When they went back to question him again on September 14th, he had fled back to Israel. ये डांसिंग इजराइलीज FBI की हिरासत में 71 दिन रहते हैं और उसके बाद FBI कंक्लूड करती है कि अगरचे इन 5 में से 2
موساد کے لیے کام کر رہے تھے نیو یارک میں، لیکن ان کا 9/11 کے حملوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی انہیں حملوں کا پہلے سے کوئی علم تھا۔ 71 دن حراست میں رہنے کے بعد انہیں امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ پہلی فلائٹ لے کر اسرائیل پہنچتے ہیں۔ ایف بی آئی نے 2014 میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کے قبضے سے جو کیمرے ملے تھے اس میں 76 تصاویر تھی، لیکن ایف بی آئی نے ان تصاویر کو ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے۔ The Justice Department destroyed their copies on January 27, 2014. 2019 میں ایک امریکی عدالت فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایف بی آئی کو حکم جاری کرتی ہے کہ ان 5 اسرائیلیوں کے بارے میں پبلک کے سامنے انفارمیشن رکھی جائے اور خصوصاً ان کی تصاویر کے بارے میں۔ اس عدالتی حکم کے بعد ایف بی آئی معجزاتی طور پر ان کی لی ہوئی کھینچی ہوئی تصاویر ریلیز کر دیتے ہیں۔ ساری تصاویر پھر بھی ریلیز نہیں کی جاتی، 76 میں سے صرف 14 تصاویر ریلیز کی جاتی ہے، اور جو 14 تصاویر ریلیز کی ہے ان کو بھی مکمل طور سے سینسر کر کے ریلیز کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تصاویر سینسرڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ اس نے کافی سارے سوالات کو جنم دیا۔ ایف بی آئی کے ان بیانات عدالتوں کی کارروائیوں سے بہت پہلے سن 2004 میں برطانیہ کی مین اسٹریم میڈیا چینل 4 9/11 کی کانسپریسیز پر ایک ڈاکومنٹری نشر کرتا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ایک ایپیسوڈ ان ڈانسنگ اسرائیلیز کے بارے میں بھی تھا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ نے جو کچھ کلپس دیکھے ہیں وہ اسی ڈاکومنٹری سے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جامع ڈاکومنٹری ہے اور اس میں پولیس افسران کے بیانات، آئی وٹنسز کے بیانات، چینل 4 نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس انویسٹیگیشن کا ہر کونا جو ہے وہ کور کیا جائے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ آن ایئر جانے کے کچھ ہفتوں بعد یہ ڈاکومنٹری ایک دم سے چینل 4 کی ویب سائٹ سے اور میڈیا سے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی دوران 2 اور چینلز فاکس نیوز اور اے بی سی نیوز بھی انہی واقعات کے بارے میں ایک تفصیلی انویسٹیگیٹو انالیسس جاری کرتے ہیں، لیکن چینل 4 کی ڈاکومنٹری کی طرح کچھ ہفتوں بعد وہ پروگرامز، وہ انالیسس بھی میڈیا سے اور چینل سے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں تو آپ کو 9/11 کے بارے میں سینکڑوں کانسپریسی تھیوریز پر مبنی ڈاکومنٹریز اور پروگرامز ملیں گے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو اس ٹاپک پر کوئی بھی مین اسٹریم والی ڈاکومنٹری نہیں ملے گی۔ یہ تو رہی بات 2004 کی۔ آج کی تاریخ میں جیمز کوربٹ، یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، اینالسٹ ہے، جاپان بیسڈ ہے، اور یہ کوربٹ رپورٹ کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے چینل 4 کی اس ڈاکومنٹری کو اٹھا کے اس کے اوپر ایک انالیسس کیا تھا، آپ اس کو ایک منی ڈاکومنٹری بول سکتے ہیں۔ آج وہ ڈاکومنٹری یوٹیوب پر دستیاب ہو کر بھی ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کر لے مدیرہ خانہ بدوش، صرف 2 الفاظ، اور جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو ٹاپ پر میرے چینل کی ویڈیو سامنے آئے گی۔ لیکن اگر آپ جیمز کوربٹ کی وہ منی ڈاکومنٹری جو کہ کوربٹ رپورٹ پر پبلش ہوئی ہے، اگر وہ سرچ کرنا چاہے، یوٹیوب سرچ ریزلٹ میں یہ ڈاکومنٹری آپ کے سامنے تب ڈسپلے کرے گی جب آپ ہر لفظ، ہر کاما، ہر سپیس اسی طرح سے دے جس طرح سے اس ڈاکومنٹری کا ٹائٹل ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک چیز یوٹیوب پر موجود ہے، لیکن اگر وہ آپ کے سامنے آ ہی نہیں رہی تو آپ اس کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اب یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں اپنا ذہن بنائیں، آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے یہ اپنا انالیسس کر کے نہیں دی ہے، یہ وہ فیکٹس ہے جو ایف بی آئی کے پاس بھی ہے، جو کہ امریکن مین اسٹریم میڈیا کے پاس ہے، اور جو کہ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے پاس ہے۔ تو یہ سارے فیکٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔